देखिए, हार का कारण मैया समान योजना भी है। ये जो मैया समान योजना में कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, विदाउट कंडीशन हम लोग मैया समान योजना देंगे। और देखिए, इरफान अंसारी जी को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। वो मंत्री बने तो हमारी और शुभकामना, बधाई उनके साथ रहेगी। तो सरकारी तंत्र का जिस तरह से दुरुपयोग हुआ है, और हम लोगों ने कई बार, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, डीसी हो, एसपी हो, कई जगह से कंप्लेन आई, लेकिन उस पर भी जिस तरह से काम होना चाहिए था चुनाव के समय, वो नहीं हुआ। आपका मैया योजना का जो पैसा वो अकाउंट में, जनता पार्टी ने जो विषय उठाया वो कितना गंभीर है, हम इससे पीछे हटने वाले नहीं। तो उसकी समीक्षा भी अच्छे से होती है कि आखिर कहाँ पे चूक हो गए। इन तमाम चीज़ों की जो समीक्षा करने के लिए आज हम लोग बैठे। नमस्कार, मैं हूं नौशाद और सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube और Facebook पेज पे। तो चलिए, सबसे पहले आज हम आपको जानकारी दे दें कि झारखंड के 2024 के चुनाव संपन्न हो गए हैं और नई सरकार का गठन भी हो गया है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद का चौथी बार शपथ 28 तारीख को उन्होंने ले लिया है, लेकिन अब बारी है सरकार बनाने की। सरकार में कह सकते हैं कि सिर्फ मंत्रिमंडल का विस्तार करना बाकी है, क्योंकि 9 से 12 तारीख तक एक बार फिर से सत्र आहूत है। और ऐसे में हेमंत सोरेन अपने ताकत का मुजाहरा करते हुए टेस्ट फ्लोर में अपने ताकत का वजूद का दिखाएंगे कि किस तरह से उनके साथ महागठबंधन के तमाम विधायक शामिल है। हम उसमें तो बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, करते रहें। आप तो देखा कि किस तरह से आपको तमाम पल पल की खबर हम आपको दिखाते रहें, लेकिन आज हम चर्चा खास करेंगे। और खास ये है कि आखिर 2024 के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने दम भर रही थी कि हम एक बार फिर से 2014 की तरह सत्ता में वापस आएंगे, लेकिन कहीं न कहीं वापस नहीं आ पाई। तो इसमें कमियां कहाँ रही, क्या कुछ कारण बना बीजेपी का हार का? क्योंकि जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट में दिखाया जा रहा था कि इस बार 2024 के चुनाव में बीजेपी सरकार बनाते हुए नजर आ रही थी, तमाम सर्वे एजेंसियां इसे सरकार बनाते हुए दिखा रहे थे, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो जस्ट उसका उल्टा हो गया। यानी महागठबंधन सीट जिस तरह से जीत करके आई है, कहीं ना कहीं वो जीत बीजेपी को दिखाया जा रहा था। और जब जैसे ही 23 तारीख को परिणाम की जांच हो रही थी, यानी मतगणना किया जा रहा था, और मतगणना के समय जो रुझान एनडीए का था वो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे बदल के इंडिया गठबंधन की तरफ हो गए, और ये रुझान शाम तक रहा। लेकिन उसके उलट हम बात करेंगे कि अब तक हार के कारण क्या हुआ। तो इस वक्त बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जहां हम खड़ा, आप देख सकते हैं ये बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है। अब बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में इस वक्त तमाम हारे हुए प्रत्याशी प्रदेश कार्यालय के भीतर बैठक में शामिल है। यानी आज शनिवार है और कल रविवार, ये 2 दिनों तक बीजेपी के प्रदेश कार्यालय हारे हुए प्रत्याशियों से गुलजार नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे मंथन बैठक जारी है। और इस मंथन बैठक में कह सकते हैं कि बीजेपी 2 दिनों तक मंथन करेगी, और उसके बाद राज्य स्तरीय मंथन के बाद केंद्रीय नेतृत्व का रिपोर्ट सौंपेगी कि इस मंथन में हार का कारण क्या हुआ। तमाम ऐसे समीक्षा है जो समीक्षा किया जा रहा है। फिलहाल कह सकते हैं कि तमाम बड़े नेता, बाबूलाल मरांडी की बात कर ले, या फिर प्रदेश संगठन के मंत्री रणवीर सिंह की बात करे, या फिर प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात कर ले, तमाम ऐसे नेता हैं जो इस वक्त बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये 2 दिनों तक चलेगा, और इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष की मौजूदगी में यह समीक्षा बैठक की जा रही है। तो कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक इस बात को जिक्र किया जाएगा, तमाम प्रत्याशियों से पूछा जाएगा कि आखिर आपके क्षेत्र में इतने अच्छे तरीके से जब संगठन के लोग तैयार थे, संगठन के कार्यकर्ता गए थे, संगठन के कार्यकर्ता जा करके वहाँ काम किया था आपके पक्ष में, आखिर हार का कारण क्या है? हम तमाम ऐसे विधायकोों से पूछे जो चुनाव हार चुके, उन्होंने कहा कि इस बार जो वोटर्स है गोलबंद हो गया, तमाम वोटर्स गोलबंद हो गए। तो चलिए हम एक एक करके सबका बयान सुनाते। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं भावनाथपुर का विधायक भानु प्रताप शाही ने क्या कुछ कह रहे हैं। तो हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि जहाँ कमियां हमारी रही हैं, जहाँ कमजोरियां रही हैं, उसको पुनः हम लोग दुरुस्त करेंगे, और आने वाला समय में पुनः प्रयास करके झारखंड में भाजपा की सरकार लाने के लिए जी तोड़ मेहनत हम लोग करेंगे। भानु जी, जो मुद्दे उठाए गए थे, क्या लगता है वो मुद्दे सटीक नहीं हो पाए? नहीं, देखिए, कोई भी पार्टी कोई भी मुद्दा लेकर के आती है तो ऐसा नहीं है कि वो बिना जांचे परखे लेकर के आती है। पाप संथाल का जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ये विषय आज किसी को हल्का लगेगा,
लेकिन ये 5 साल के बाद पुनः आपको लगने लगेगा कि ये कितना भारी मसला है। इस मसला को आप कवर करके अगर रख रहे हैं तो आप बांग्लादेश के तरह धू धू करके चल रहा झारखंड को और जलाने के फिराक में। इसलिए हमारा मुद्दा वाजिब था। ये बात अलग है कि हम अपने मुद्दा से जनता को कन्विंस नहीं कर सके। पुनः उस मुद्दा को लेकर के हम जाएंगे, कुछ अन्य मुद्दों को हम लोग जोड़ेंगे, जहां कमियां हैं उसको दुरुस्त करेंगे और हम लोग अपने भाजपा को पुनः पटरी पर लाने का काम। अभी देखिए हेमंत सोरेन जी का सरकार का हनीमून पीरियड है। इसमें हम लोग उन लोगों को खलल नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन आप ही लोग सवाल पूछते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके हनीमून पीरियड में खलल होगा। 3200 रुपए धान खरीदेंगे और 2400 रुपए धान खरीदने की बात कर रहे हैं। बिजली 200 यूनिट मुफ्त करेंगे और बिजली का रेट आप बढ़ा रहे हैं। तो ये जो मैया समान योजना में कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, विदाउट कंडीशन हम लोग मैया समान योजना देंगे और जैसे ही सरकार बनती है आप कंडीशन लगाते हैं, ये कंडीशन होगा, ये कंडीशन होगा। इसका मतलब सरकार जो है अपने मुद्दों से यू टर्न ले रही है और जनता अपनी नंगी आंखों से देख रही है और आने वाला समय में उसका एनालिसिस करेगी और जैसे इनको प्यार से बैठाया है वैसे इनको हाथ पकड़ करके उतारेगी। फिर गट्टा पर बोलेंगे तो फिर आप लोग हमको FIR करवा दीजिएगा। तो आपने भानु प्रताप शाही का बयान को सुना, जिस तरह से अगर जब इस सत्ता में थे यानी विधायक थे और जब सत्र आहूत होता था तो उसमें इरफान अंसारी भानु प्रताप शाही का टकराव देखने को मिलता था, लेकिन 2024 से लेकर 2029 तक अब भानु प्रताप और विरंची नारायण और रणधीर सिंह का टकराव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपने देखा कि किस तरह से भानु प्रताप चुनाव हार गए, उन्होंने क्या कहा, मैया योजना या फिर बुलडोजर की बात कही है। चुनाव जीतते ही इरफान अंसारी ने कहा कि भानु जी को नसीहत देते हुए कहा कि आप जो बुलडोजर चलाने वाले हैं चुनाव हार गए तो बुलडोजर चले कैसे। आज भानु जी से जब हमने पूछा कि इरफान अंसारी ने बुलडोजर की बात कर रहे तो भानु ने कहा कि इरफान अंसारी जी 5 साल तक अपने घर को बचा ले, क्योंकि 5 साल के बाद फिर से एक बार बुलडोजर उनके घर पर चलेगा। इरफान अंसारी जी को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। वो मंत्री बने तो हमारी और शुभकामना बधाई उनके साथ रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि आलमगीर आलम साहब उनको मंत्री नहीं बनने देंगे। उनका घर इसलिए बच गया क्योंकि भानु प्रताप शाही विधानसभा में नहीं आया, हमारी सरकार ने। 5 साल बचा ले, 5 साल के बाद फिर हम लोग आएंगे। हम लोग अपने बात पर आज भी कायम है, क्योंकि उन्होंने एक आदिवासी विधवा महिला का, गुरु जी के बड़ी बहू का अपमान किया है, वो अपमान जीवन भर हम लोग नहीं भूलेंगे। तो आपने इरफान अंसारी की बात सुना, सबसे बड़ा बयान हम आपको अब सुनाने जा रहे हैं कि जिस तरह से गुरु जी के साथ अपनी राजनीतिक सफर का शुरुआत करने वाले लोबिन हेम्ब्रम लगातार जेएमएम से चुनाव जीतते आए हैं और इस बार उन्होंने जेएमएम से बगावत कर बीजेपी का दामन थामा था और दम भर रहे थे कि हम चुनाव जीतेंगे बोरियों से, लेकिन उसका उल्टा हो गया। चुनाव इस बार लोबिन हेम्ब्रम चुनाव हार गए और चुनाव, क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम एक ऐसा नेता है जब उनको सरकार ने उनकी जब सिक्योरिटी कम कर दी थी तो उन्होंने जो झारखंड का विरासत है तीर कमान अपना पार्टी का वो लेकर के अपने अंगरक्षक को लेकर चल रहे थे। उनके अंगरक्षक तीर कमान से भी चलने लगे थे, तो कहीं ना कहीं सरकार को मुंह छिड़ा रहे थे कि जिस तरह से आपने हमारे अंगरक्षक को कम किया है, इसे देखते हुए अब हम पारंपरिक हथियार के साथ उनके अंगरक्षक चल रहे तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। बाद में सरकार ने उनकी सुरक्षा वापस कर दी थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बगावत शुरू किया था जेएमएम के साथ और उन्हें लगने लगा था कि हम बड़ा नेता हो गए, गुरुजी के मुकाबले में खड़ा हो गए, लेकिन वहां की जनता ने जवाब दे दिया है। चलिए, जब पार्टी बदले तो हमने आपको सुनाया, जब चुनाव के प्रत्याशी बने तो भी हमने आपको सुनाया, और आज जब चुनाव हारे हैं तो अब आज उनका भी बयान सुनाते हैं कि क्या कह रहे हैं। देखिए, हार का कारण मैया समान योजना भी है और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ आप लोग देखे थे कि जो कैंडिडेट अभी जीता है धनंजय सोरेन, वहाँ पर हमारा फोटो और ठीक है बोल दिया है तीर्थदर्शन, उसमें भी बहुत लोग हो गए है ना, तो उन लोगों का तो माथा खराब हो चुका था, लेकिन हमारा फोटो दे करके और तीर धनुष दिया है, ये तो पूरा प्रचार हो गया था हर क्षेत्र में। इन्हें लोबिन हेम्ब्रम को फिर से मिल गया लोबिन हेम्ब्रम को तीर धनुष, यही सब गड़बड़ी। आपने सुना लोबिन हेम्ब्रम क्या कहते हुए नजर आ रहा, बड़ा दुख है, इस उम्र में चुनाव हारना बड़ा तकलीफ देता है। जिस तरह से वो जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हुए नजर आते थे, विधानसभा के भीतर अपने पटल पर अपनी बात रखते थे, लेकिन वो चुनाव हार गए, बड़ा अफसोस की बात है। वहां की जनता
चाहे जिस कारण ही उन्हें चुनाव हराया हो, लेकिन अब लोबिन हेम्ब्रम का जो झारखंडी आवाज था वो अब सुनने को नहीं मिलेगा। लोबिन हेम्ब्रम एक ऐसे नेता थे जो गुरुजी के साथ राजनीति शुरू किए थे, और जब विधानसभा का सत्र आहूत होता था तो वो अलग से वेशभूषा में नजर आते थे। अब वो दृश्य विधानसभा के भीतर या विधानसभा के परिसर में नजर नहीं आएगा। आपने दो नेताओं का बयान सुना, अब तीसरा बयान हम आपको सुनाते हैं बिरंची नारायण जी का। वही बिरंची नारायण जो बार बार सदन के भीतर जब किसी मुद्दे को लेकर के लड़ा हुआ करता था तो बेल पे जा करके अध्यक्ष को समझाने का काम करते थे। इसमें सबसे ज्यादा बिरंची नारायण, भानु प्रताप शाही और सारठ से रणधीर सिंह, ये तीन ऐसे विधायक थे जो हमेशा पार्टी के लिए लड़ते थे, पार्टी के लिए आवाज उठाते थे, आंदोलन करते थे। लेकिन आज बेचारे ने चुनाव हार गए हैं, इसलिए समीक्षा बैठक चल रहा है। चलिए बिरंची नारायण जी क्या कह रहे हैं उनका भी हम सुना देते हैं। के रोल में आप लोग रहेंगे, कैसे देखते हैं युवाओं के इन मुद्दों को? देखिए, मुझे लगता है कि झारखंड के नौजवानों के साथ अन्याय हुआ, चाहे नौकरी के नाम पर, बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर, परीक्षा लेने के नाम पर, जो पेपर लीक का मामला था, हम लोगों ने इस विषय को गंभीरता से लिया था। और हमारी सरकार अब नहीं बनी, नई सरकार को सोचना है झारखंड के नौजवानों के साथ कैसे न्याय हो। सरकार हमारी नहीं बनी है, सही है, लेकिन सड़क पर उतरकर संघर्ष करने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। और जब जब अन्याय होगा, जो अन्याय हुआ उसके लिए भी, और भविष्य में भी जो अन्याय हुआ या होगा तो उसके लिए भी हम लोग सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे। अब तो विपक्ष का धर्म यही है। बिरंची जी, क्या कारण रहा आपकी सीट पे हार का? देखिए, अब तो कारण जानने के लिए यहाँ बड़े नेता आए हैं, लोग बैठेंगे, विचार करेंगे। मुझे इतना ही कहना है कि मैं तो पिछली बार 2019 में मुझे 1,12,000 के करीब वोट आया था। इस बार मेरा वोट बढ़ा है, मुझे 1,26,231 वोट मिले, तो लगभग 14,000 से ज्यादा वोट मुझे मिले इस बार पिछले बार की तुलना में। उसके बाद भी अगर मैं नहीं जीत पाया तो कहीं ना कहीं कमी रही हो। सुन लिया किस तरह से बिरंची नारायण ने अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम आपको उनका बयान भी सुनाएंगे जो कल तक बड़े नेता थे और अपने आप को किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के लॉबी में खड़े होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बगावत कर देते हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने पार्टी से हट करके बीजेपी का दामन थामते हैं और उसके बाद भी चुनाव हार जाती है। बीजेपी उन्हें 2024 के चुनाव में टिकट भी देती है, लोकसभा में चुनाव हार जाती है। यानी गीता कोड़ा, जगन्नाथपुर से मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को इस बार बीजेपी ने विधानसभा के टिकट दिया था और उम्मीद जताया जा रहा था कि इस बार वो चुनाव जीतेगी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हार गए थे और इस बार विधानसभा के चुनाव जीतेगी। वहां पे अलग सा जादू चल रहा था गीता कोड़ा के अलावा मधु कोड़ा का, क्योंकि मधु कोड़ा आप जानते हैं झारखंड की राजनीति में एक अलग दृश्य है। मधु कोड़ा एक ऐसे इकलौता नेता है जो 2009 में झारखंड के निर्दलीय होते हुए भी राज्य का कमान संभाले थे, यानी मुख्यमंत्री बने थे। लोकसभा का चुनाव लड़ती है, कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जीतती है और उसके बाद फिर अलग हो जाते हैं अंतिम क्षण में और बीजेपी में शामिल हो जाती है। लेकिन बीजेपी से जब चुनाव लड़ती है तो वहाँ की जनता उन्हें बाय बाय कर देती है। चलिए हम जगन्नाथपुर के जो विधायक रही है बीजेपी के गीता कोड़ा, उसका बयान सुनाते हैं। और संगठन ने भी बहुत विस्तार से सभी की बातों को सुना, जितने प्रत्याशी थे सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को, जो उनको चुनाव के समय जिन चीजों का सामना करना पड़ा हो, जिन चीजों से गुजरना पड़ा हो, उन सभी चीजों को लोगों ने काफी विस्तार से रखा। और हम अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों ने पूरे समय दे करके सभी की बातों को सुना और जो समस्याएं रखी हैं उसका कैसे समाधान होगा ये भी बताया। तो आगे हम लोग उस पर काम करेंगे ताकि आने वाले जो दिन है उस पर और बेहतर हम लोग काम कर सके और संगठन को और मजबूत हम लोग कर सके। गीता कोड़ा के भी सुन लिए, पिता पुत्र की मोह में जान लीजिए कि क्रांतिकारी नेता कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन इस बार चुनाव तो जीत गए हैं, क्योंकि चंपई सोरेन एक ऐसा नेता है जो कोल्हान को टाइगर कहे जाते हैं और उनका वजूद बहुत बड़ा है। लेकिन इस बार वो अकेले चुनाव मैदान में नहीं थे, उनके साथ उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन भी चुनाव लड़ रहे थे और लोगों को लग रहा था कि इस बार पिता पुत्र दोनों विधानसभा के चुनाव में पहुंचेंगे, लेकिन घाटशिला से विधानसभा के चुनाव हार जाते हैं बाबूलाल सोरेन। वहाँ की जनता रामदास सोरेन को चुनाव जिता देती है घाटशिला से। तो बाबूलाल सोरेन क्या कह रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़े,
हम आपको अब बाबूलाल का सोरेन का बयान सुनाते हैं। बाबूलाल सोरेन का उस बयान को सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं। को तैयार करेंगे और जितना भी मदद हम लोग को दिया है या नहीं दिया है उसको हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि आप जाने देश आप दे चुके हैं, जेएमएम सरकार बना चुके हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोग, मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ और मैं साधारण कार्यकर्ता का हिसाब से पार्टी का हित में जो भी पार्टी का लीडर हमको डायरेक्शन देगा निश्चित तौर पर मैं खरा उतरूंगा और 2029 के लिए हम लोग शुरू करेंगे। कल से ही मैं अपना विधानसभा में आभार सम्मेलन का आयोजन कर रहा हूँ। आपको लग रहा था बाबूलाल भीतरघात से हराया गया है, आपका क्या रीडिंग है? ये तो नहीं, हम लोग का भारतीय जनता पार्टी के घाटशिला में बहुत अच्छा काम किया, हो सकता है कहीं चूक हुआ है तो हम लोग उसको समीक्षा बैठक करके उसको हम लोग किस तरह वोटर इधर उधर हुआ है उसको हम लोग अपने तरह ठीक के लाएंगे और निश्चित तौर पर 2029 में अच्छा प्रदर्शन होगा। तो आपने बाबूलाल सोरेन का बयान सुना। इस बार बड़ा उलटफेर हुआ है 2024 के विधानसभा चुनाव में। जो भरोसा नहीं करते थे कि हम चुनाव हारेंगे, वैसे प्रत्याशी चुनाव हारे हैं और कहीं ना कहीं इस चुनाव का हारन इस बार आप समझ सकते हैं कि बीजेपी जो मुद्दा लेकर आई थी, हम उंगलियों में गिना देते हैं। पहला मुद्दा डेमोग्राफी, दूसरा मुद्दा आदिवासियों की संख्या कम, तीसरा मुद्दा झारखंड में बांग्लादेशी का एंट्री होना और चौथा मुद्दा आदिवासियों के साथ हेमंत सरकार छल करना। ये चार ऐसे मुद्दे थे जो लगातार बीजेपी मुद्दा बना रही थी और इस मुद्दे के साथ तमाम विधानसभा क्षेत्रों में अपने अपने प्रत्याशियों के साथ दहाड़ मारते हुए नजर आए थे। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी अपनी बहुत बड़ी मिशनरी इस चुनाव में लगा दिया था, दाव खेल रहे थे। हेमंत बिश्व शर्मा लगातार 3 महीने तक झारखंड में रहे, उन्होंने कैंपेनिंग किया। शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी के चुनाव प्रभारी थे, उन्होंने भी कैंपेनिंग किया। प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए, रोड शो किया। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो का फायदा सिर्फ एक प्रत्याशी को मिला, वो है सीपी सिंह को। जिस तरह से सीपी सिंह चुनाव जीते हैं, ये पीएम मोदी का रोड शो का ही देन है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी बुना रही थी। अगर हम बात करते हैं इंडिया गठबंधन के, तो इंडिया गठबंधन में 2 स्टार प्रचारक थे, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन। ये 2 ऐसे चेहरे थे जो पूरा इंडिया गठबंधन को इस झारखंड विधानसभा चुनाव में तमाम मतदाताओं को अपने ओर आकर्षित करते हुए नजर आए। अब पहली बार आपने देखा कि हेमंत सोरेन ने 2024 में एक रिकॉर्ड बनाया और रिकॉर्ड यह है कि पहला तो रिकॉर्ड यह है कि पहली सरकार को दूसरी बार रिपीट की है। दूसरा रिकॉर्ड यह है कि चौथी बार वो मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार भी जो जनता जो मुद्दे के साथ बीजेपी को वोट कर रही है, बीजेपी को लग रहा था कि इस बार जो मुद्दा हम जनता के बीच में लेकर के आए हैं उससे इस बार सरकार बना लेंगे। लेकिन झारखंड की जनता थोड़ा भोला भाला होता है, मुद्दों पे कम भटकता है, माल पे ज्यादा। क्योंकि अंतिम समय में जिस तरह से हेमंत सोरेन ने जो दाव खेला, जो योजनाएं लेकर के आए, मैया सम्मान योजना, ये योजना बीजेपी पर भारी पड़ गया और कहीं ना कहीं यही हार का कारण बीजेपी के प्रत्याशियों को झेलना पड़ा। क्योंकि मैया सम्मान योजना आपने देखा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लाया है, तमाम घर की महिलाएं वोट के दिन निकल करके मतदान देने के काम किया है। अगर किसी का पुरुष बीजेपी का ब्लाइंड वोटर है तो उनकी पत्नी हेमंत सोरेन महागठबंधन को वोट देने का काम किया। तो चलिए अब हम आपको अमित मंडल का बयान को सुनाते हैं। अमित मंडल इस बार चुनाव हार गए गोड्डा से और वहां से राजद अपना लालटेन को जला लिया है। तो अमित मंडल क्या कह रहे हैं हम आपको सुनाते हैं। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल किस प्रकार से चलाया ये सबको पता है और आज सरकार इस मुकाम में खड़ी है कि आज सरकार के पास बजट नहीं है, पैसे नहीं है। तो झूठी वादे करके जो सरकार आई, आज झूठा वादा को पूरा करने का समय आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि तमाम ऐसी चीज़ें थी जो हमारी हार की तरफ अंकित कर रही है। इसी को लेकर समीक्षात्मक बैठक है। हम लोग चुनाव भले ही आ रहे हैं लेकिन हम लोग पुनः मैदान में आएंगे और जोरदार तरीके से आएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, ये संकल्प लेके आज हम लोग यहाँ। तो आपने अमित मंडल को बयान को सुना।
कि क्या करें। तो झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता को हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के सामना में सबसे बड़ा नाम अगर कोई है तो 2019 के चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष जो रहे अमर कुमार बावरी, वो चुनाव हार गए हैं। और मुख्य सचेतक पार्टी के बिरंची नारायण, वो चुनाव हार गए। विधायक आनंद ओझा, वो चुनाव हार गए। भानु प्रताप शाही, वो चुनाव हार गए। अमित मंडल, वो चुनाव हार गए। सीता सोरेन, वो चुनाव हार गई। गीता कोड़ा, वो चुनाव हार गए। यानी तमाम बड़े नेता चुनाव हार गए। बहरहाल कह सकते हैं कि 2 दिनों तक इस बैठक का समीक्षा की जा रही है और इसके बाद पता चल पाएगा कि पार्टी इस चुनाव के उबरने के लिए क्या क्या उपाय लगाएगा। और फिर से जिस तरह से मंथनों का दौर जारी है और तमाम नेताओं का पार्टी कार्यालय में आना है, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आने वाले 5 साल अभी बाकी है। 5 साल में बीजेपी अपने एक बार फिर से वापस आना चाहेगी सत्ता में और वापस आने के लिए दमखम लगाएगी। लेकिन अभी थोड़ा बहुत वक्त है, क्योंकि 5 साल जाते जाते बहुत समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे। कई ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर उतरते नजर आएंगे। कई ऐसे सवाल है जो विधानसभा के पटल पर रखते हुए नजर आएंगे, विधानसभा के पटल के बाहर नजर आएंगे। तो अब थोड़ा इंतजार कर लीजिए, सरकार को गठन होने दीजिए, सत्र शुरू होगा, शीतकालीन सत्र भी चालू होगा, उसमें तमाम तरह के बड़े बड़े मुद्दे सामने आएंगे। फिलहाल इन मुद्दों के साथ हम आपके बीच में आए हैं, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे कि देख लीजिए किस तरह से तमाम नेता जब चुनाव हार जाते हैं तो क्या कुछ कह रहे। हम इन्हीं खबरों के बीच साथ हम आपके बीच में हमेशा आते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि अब तक अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, डिजिटल खबर को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर फेसबुक पर मेरी खबर को देख रहे हैं तो फेसबुक पर असर न्यूज इंडिया मेरा पेज है, उसको फॉलो कर लीजिए। और इसी तरह तमाम मुद्दे को लेकर के हम आपके बीच में आते हैं। आप इस मुद्दे को समझिए, हमारी बात को समझिए और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि बहुत मेहनत से हम आपके बीच में खबरों को लेकर के आते हैं, खबरों को परोसते हैं। हम इससे पहले जब विधानसभा का चुनाव शुरू हो रहा था उस समय भी हमने कहा था कि इस बार पैराशूट से आने वाले प्रत्याशी को लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी का हार का भी कारण वही बना कि दूसरे दल से आए, यहाँ पे प्रत्याशी बने, मैदान में गए, चुनाव लड़े, मुद्दे की बात की, लेकिन जनता को भुना नहीं पाए, जनता समझ नहीं पाई। जनता एक ही मुद्दा समझ रही थी, हेमंत सोरेन की मुद्दा, वो है मैया सम्मान योजना। तो कहीं ना कहीं मैया सम्मान योजना इस बार बीजेपी पर भारी पड़ गई है। और अब आपको फिर तमाम ऐसे तस्वीरों के साथ आगाह करेंगे, आपको अपडेट रखेंगे और दिखाने का काम करेंगे। फिलहाल इस नाचीज को यहीं पर दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।